एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP4 GST। आज ही हमारा GST का लेक्चर 2 है, सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आज आपको GST हेतु संविधान में संशोधन इस पर व्याख्यान दूंगी। GST हेतु संविधान में संशोधन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स एवं अनुसूची शेड्यूल 6 एवं 7 में बताया गया है। इनमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन से कर केंद्र एवं राज्य सरकारें लगा सकती हैं। यदि कोई कर संविधान में वर्णित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लगाया जाता है या कोई कर जो केवल राज्य सरकार लगा सकती थी परंतु केंद्र सरकार द्वारा लगा दिया गया है तो वह व्यर्थ होगा, अर्थात उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे संविधान के अनुसार केंद्र सरकार उत्पादन पर उत्पादन कर एवं सेवा पर सेवा कर लगा सकती थी एवं बिक्री पर राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती थी। इसी आधार पर राज्य सरकारें मूल्य वृद्धि कर लगा रही थी। अब यदि केंद्र सरकार माल एवं सेवा की पूर्ति पर कर लगाना चाहती है तो तत्कालीन संविधान के प्रावधानों के अनुसार माल की पूर्ति अर्थात बिक्री पर कर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकती थी और यदि संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन किए बिना ही GST लगा दिया जाता तो ये संविधान के विरुद्ध हो जाता है। अतः GST लागू करने से पूर्व संविधान में 101वां संशोधन लाया गया। इस संशोधित संविधान के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 सितंबर 2016 को हमें मिली। इस संशोधित संविधान में 3 नए आर्टिकल 246A, 269A एवं 279A लाए गए और पूर्व से चलते आ रहे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की अनुसूची 6 एवं 7 में भी कुछ संशोधन किए गए। अतः संविधान के संशोधनों को निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, नए 3 आर्टिकल्स को सम्मिलित करना। दूसरा, पुराने 10 आर्टिकल्स में संशोधन। तीसरा, एक पुराना आर्टिकल हटाया गया। चौथा, पुरानी 2 अनुसूचियां में संशोधन। संविधान में 3 नए आर्टिकल्स का प्रवेश। GST लागू करने के लिए संविधान के 101वें संशोधन में निम्न 3 आर्टिकल सम्मिलित किए गए। पहला, आर्टिकल 246A। इस आर्टिकल के वाक्यांश 2 के अनुसार संसद को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अधिनियम बनाने का पूर्ण अधिकार है, तब जबकि वस्तु या सेवा दोनों की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, अर्थात अंतर्राज्यीय हो। वाक्यांश 1 के अनुसार आर्टिकल 246 एवं 254 में भी कुछ प्रावधान होने पर भी केंद्र एवं उपरोक्त वाक्यांश 2 की सीमा में राज्य सरकारें संघ द्वारा निर्णय किए गए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार रखती हैं। दूसरा, आर्टिकल 269A। इस आर्टिकल में 5 वाक्यांशों में निम्न प्रावधान किए गए। पहला, माल एवं सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर लगाएगी एवं ऐसे कर संग्रह को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम में वर्णित विधि से राज्यों एवं संघ के मध्य बांटा जाएगा। दूसरा, उपरोक्त वाक्यांश 1 के अनुसार संग्रहित कर का जो भाग राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा वह भारत को संगठित निधि का भाग नहीं माना जाएगा। तीसरा, उपरोक्त वाक्यांश 1 के अनुसार केंद्र द्वारा संग्रहित कर का जो भाग आर्टिकल 246A के अनुसार राज्यों को चुकाए जाने वाले कर में प्रयुक्त हो जाएगा वह भारत की संगठित निधि का भाग नहीं माना जाएगा। चौथा, उपरोक्त वाक्यांश 1 के अनुसार राज्य द्वारा संग्रहित कर का जो भाग आर्टिकल 246A के अनुसार केंद्र को चुकाए जाने वाले कर में प्रयुक्त हो जाएगा वह भारत की संगठित निधि का भाग नहीं माना जाएगा। पांचवा, संसद अधिनियम बनाकर ऐसे सिद्धांत निर्धारित कर सकती है जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि पूर्ति का स्थान कौन सा है और कब वस्तु या सेवा या दोनों की पूर्ति अंतर्राज्यीय पूर्ति मानी जाएगी।
तीसरा आर्टिकल 279A, यह आर्टिकल जीएसटी परिषद के बारे में है। इसके 11 वाक्यांशों का वर्णन निम्नानुसार है। पहला, संविधान 101वां संशोधन 2016 पारित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर भारत के राष्ट्रपति एवं परिषद का गठन करेंगे, जिसे जीएसटी परिषद कहा जाएगा। दूसरा, जीएसटी परिषद के निम्न सदस्य होंगे। पहला, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा। दूसरा, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मेंबर होगा। तीसरा, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच गवर्नमेंट मेंबर होगा। तीसरा, उपरोक्त वाक्यांश 2 के भाग सी में वर्णित परिषद के सदस्य जितना शीघ्र हो सके अपने समूह के सदस्यों में से किसी एक को परिषद का वाइस चेयरपर्सन चुनेंगे और उसकी अवधि वह होगी जो ऐसे सदस्य तय करेंगे या डिसाइड करेंगे। चौथा, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों को निम्न बिंदुओं के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी। ए, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सत्ता द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी की दरें, प्रभार एवं अधिभार जो अलग से भी लगाया जा सकता है और जीएसटी दर में भी समाहित हो सकता है। बी, वे माल एवं सेवाएं जिन पर जीएसटी लगाना है या जिन्हें कर से मुक्त रखना है। सी, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का मॉडल कर उद्ग्रहण के सिद्धांत आर्टिकल 269A के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर का बंटवारा और उन सिद्धांतों को निर्धारण जिनसे पूर्ति का स्थान तय किया जा सके। डी, माल एवं सेवा आवर्त की अवसीमा तय करना जिससे कम आवर्त होने पर पूर्ण कर मुक्ति प्रदान की जा सके। ई, माल एवं सेवा कर की दरों का निर्धारण जिसमें आधार कर दर या न्यूनतम कर दर व कर की दरों के वर्ग का निर्धारण भी सम्मिलित है। एफ, किसी प्राकृतिक विपदा या घोर विपत्ति के समय निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट कर की दरें निर्धारित करना। जी, 11 राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए। एच, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अन्य कोई भी मामला जिसके संबंध में परिषद अपनी सिफारिश करना चाहे। आई, अब तक परिषद की 28 बैठक हो चुकी हैं। 21 जुलाई 2018 को हुई 28वीं बैठक में अनेक माल एवं सेवाओं पर कर की दर कम कर दी गई। इस प्रकार से ये आपके 11 वाक्यांशों का वर्णन किया गया है। पांचवा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस दिनांक की सिफारिश करेगी जिस दिनांक से खनिज, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस एवं वायुयान में प्रयुक्त फ्यूल पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा। छठा, इस आर्टिकल के अधीन अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय वस्तु एवं सेवा कर परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में एक रूपता लाई जा सके और राष्ट्र के स्तर पर वस्तु एवं सेवा बाजार के विकास में एक रूपता लाई जा सके। सातवां, परिषद की बैठक में यदि आधे सदस्य उपस्थित होंगे तो बैठक का कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। आठवां, वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों का निष्पादन करने की प्रक्रिया भी स्वयं निर्धारित करेगी। नौवां, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय उसकी बैठक में भारित मतों के 3/4 पक्ष में आने के आधार पर लिया जाएगा, अर्थात किसी प्रस्ताव के पक्ष में आने वाले भारी मत उसके विपक्ष में आए भारित मतों के 3 गुना या अधिक हों। भारित मत से आशय निम्न से है। ए, केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों के 1/3 के बराबर होगा। बी, सभी राज्य सरकारों द्वारा डाले गए मतों का भार कुल डाले गए मतों के
2/3 के बराबर होगा। 10वां, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का कोई भी कार्य अथवा प्रक्रिया निम्न में से किसी भी कारण के उत्पन्न हो जाने से अवैध नहीं होगी। इसका ए पॉइंट है, परिषद का कोई पद रिक्त हो जाने से या परिषद के गठन में कोई त्रुटि रह जाने से। बी, परिषद के किसी सदस्य की नियुक्ति में त्रुटि रह जाने से। सी, परिषद की प्रक्रिया में रही कोई अनियमितता जो कि प्रकरण की मेरिट को विशेष प्रभावित न करे। 11वां, परिषद ऐसा कोई तंत्र निर्धारित करे जो निम्न के मध्य हुए किसी भी विवाद का निपटारा कर सके। ए, भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्य सरकारें। बी, जहां एक और भारत सरकार एवं कुछ राज्य हों और दूसरे तरफ अन्य राज्य सरकारें। सी, परिषद की सिफारिशों या उनके अनुपालना को लेकर दो या अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संविधान में 3 नए आर्टिकल्स का प्रवेश किस तरह से किया गया और आपको बताया गया। दैट्स इट। थैंक यू।